Class 5 Our World Chapter 3 Study Earth Through Globe and Map। तो इस चैप्टर में बच्चों हम जानेंगे ग्लोब क्या है, मैप क्या है, दोनों में क्या अंतर होता है और धरती की किन विशेषताओं के बारे में हम इसमें जान सकते हैं और किन लोगों ने पहले ग्लोब बनाया, पहली सी रूट क्या थी, किसने ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल किया, इन सब के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो जो भी मैं पॉइंट्स यहाँ पर बोल रही हूँ या आपको दिखा रही हूँ, तो आप सभी बच्चे इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी धरती की। आवर अर्थ इज स्फेरिकल, हमारी जो धरती है गोल है इन शेप बट नॉट परफेक्टली राउंड। ये पूरी तरह से राउंड फुटबॉल की तरह नहीं है। इट इज स्लाइटली बल्ज एट द इक्वेटर। अगर आप इक्वेटर पे देखो, बॉल को देखोगे तो बॉल परफेक्ट गोल होती है, पर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ हल्की सी यहाँ से बल्ज है, बाहर की ओर निकली हुई है, जिसकी वजह से ये पोज पर फ्लैट दिखाई देती है एंड इज फ्लैटेंड एट द पोल्स। स्लाइड नंबर 2 को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको, जैसा कि मैंने बताया था पिछली स्लाइड में, धरती की संरचना के बारे में बात करी थी कि जो धरती है वो इक्वेटर पर निकली हुई है, बाहर की ओर उभरी हुई है और पोल्स पर फ्लैटेंड है। अब पोल्स के नाम भी आपको पता होने चाहिए। नॉर्थ पोल इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑन अर्थ एंड इज कॉल्ड द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ। ये जो हमारी धरती है इसका आपको पता है 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट, ऊपर है नॉर्थ और नीचे है साउथ। तो क्योंकि ये पोल नॉर्थ की तरफ है, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, और ये धरती का सबसे ऊपरी बिंदु होता है। साउथ पोल इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑन अर्थ एंड इज कॉल्ड द बॉटम ऑफ द अर्थ। और धरती का सबसे निचला बिंदु जो होता है, क्योंकि साउथ डायरेक्शन में होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड साउथ पोल। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। यहाँ पर आपको एक रेखा दिख रही होगी जो धरती को 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है। इस रेखा का, इस लाइन का नाम है इक्वेटर। इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। और ये जब धरती के 2 बराबर टुकड़े कर लेती है तो हर टुकड़े को हम कहते हैं हेमीस्फेयर एंड ईच हाफ इज नोन एज हेमीस्फेयर। क्योंकि ये ऊपर की तरफ है तो इक्वेटर से नॉर्थ पोल के बीच का जो एरिया है इसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमीस्फेयर। इक्वेटर और साउथ पोल के बीच का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड साउदर्न हेमीस्फेयर। द अपर पार्ट ऑफ हेमीस्फेयर इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमीस्फेयर and the lower hemisphere is called the southern hemisphere। और अगर इक्वेटर की मैं ये बात करूँ वो कहाँ से शुरू होती है, उसका लैटिट्यूड क्या है। लैटिट्यूड का मतलब होता है बच्चों लेटी हुई रेखा, और ये शुरू होता है 0 डिग्री से। ठीक है, तो रेखाएं या तो इसके ऊपर होंगी, रेखाएं या तो इसके नीचे होंगी। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, ऐसे करते हुए जब तक ये 90 डिग्री पर ऊपर नहीं पहुंच जाती। ऐसे ही 90 डिग्री नीचे, क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन में, इसलिए 90 डिग्री नॉर्थ कहते हैं नॉर्थ पोल को, और साउथ पोल क्योंकि नीचे की तरफ है, साउथ डायरेक्शन में है, तो ये 90 डिग्री एस यानी कि साउथ पोल कहा जाता है। तो इक्वेटर हैज 90 डिग्री लैटिट्यूड। कम टू नेक्स्ट स्लाइड। और इस स्लाइड में हम मूवमेंट ऑफ अर्थ को देखेंगे। द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। हमारी जो धरती है वो 2 तरह से मूवमेंट करती है। पहली मूवमेंट क्या है, ये अपने अक्ष पर ही घूमती है गोल गोल, and this is called rotation and axis has a tilt angle of 23.5 डिग्री। अगर धरती को हम इस तरह से बॉल मान लें तो हमारी धरती सीधी नहीं है, हमारी धरती कुछ यूं झुकी हुई है ऐसे। ठीक है, 23.5 डिग्री का ये कोण बना रही, हल्की सी झुकी हुई है। द पार्ट ऑफ अर्थ दैट इज टुवर्ड द सन, और सूरज के सामने इसका जो हिस्सा होता है वहां पर दिन होता है, एंड अदर पार्ट हैज नाइट। अर्थ डे 24 hours to complete Earth take 24 hours to complete 1 rotation। यानी अपनी धुरी पर घूमते हुए ये पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, ये लेती है 24 hours। ठीक है, और इसे हम अर्थ डे के नाम से भी, मतलब अर्थ डे का अगर मैं ड्यूरेशन मानूं 1 अर्थ डे तो वो 24 hours होता है। रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस कॉज डे एंड नाइट। यहाँ पर एक वीडियो देखेंगे और इसमें रियल में घूमती हुई अर्थ आपको दिखाई देगी। लुक एट द वीडियो।
यहाँ आपको बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स दिख रहे होंगे और अर्थ को स्पिन करते हुए भी आप देख सकते हैं। अभी आपने ये वीडियो देखी थी, अब हम बात करते हैं उसी पर, मोमेंट ऑफ अर्थ पे। आपने अर्थ को देखा था कैसे घूम रही है, वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आ रही है, यानी कि जैसे कि मैंने पहले वाली अपनी स्लाइड में बताया था, ये ईस्ट होती है, ये वेस्ट है, तो वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है। तो पॉइंट नंबर 10 कहता है कि अर्थ जो है वो रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये याद रख लेना बेटा, क्योंकि अर्थ वेस्ट से ईस्ट में घूमती है, इसीलिए सूरज हमें पूरब से निकलता और पश्चिम में छिपता हुआ लगता है। अगर यही अर्थ ईस्ट से वेस्ट की ओर रोटेट करे तो सूरज पश्चिम से उगता हुआ आएगा और पूरब में छिप जाएगा। ठीक है। Long ago, a Greek mathematician Pythagoras said that Earth is round and moves on its axis. बहुत साल पहले पाइथागोरस ने बताया था हमारी धरती जो है वो गोल है और ये अपनी धुरी पर घूमती है। ये है पाइथागोरस। दिनों रात कैसे बनते हैं, इसके लिए मैंने लिंक में एक वीडियो शेयर किया है, वो मैंने अपनी क्लास में एक्टिविटी कराई थी। तो बच्चों इस वीडियो के साथ उस वीडियो को जरूर देख लें। नेक्स्ट हम आते हैं धरती की दूसरी मूवमेंट पर। जैसे कि हमने अभी रोटेशन की बात करी थी, धरती सिर्फ रोटेशन ही नहीं करती है, ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है। जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के चारों ओर घूमे, देन द वर्ड इज नोन एज रिवोल्यूशन। उसको रोटेशन नहीं कहते। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ इज कॉल्ड अ रिवोल्यूशन। जैसा कि मैंने बताया कि धरती का घूमना सूरज के चारों एक निश्चित रेखा में, यह नहीं है धरती यहाँ से घूमते हुए कभी यहाँ जा रही है, कभी यहाँ जा रही है, कभी यहाँ जा रही है, नहीं। धरती अपने निश्चित पाथ पर घूमती है। और अगर आप इसका रास्ता भी देखेंगे तो ये अंडाकार है, जिसे हम इलिप्टिकल पाथ कहते हैं, पूरी तरह से गोल नहीं है। द अर्थ रिवॉल्व फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो क्लॉकवाइज क्या होती है, घड़ी घूमती कैसे है, ऐसे घूमती है ना, बट धरती कैसे घूम रही है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। द वन रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन टेक अराउंड 1 ईयर और 365 दिन, और सही हिसाब लगाएं तो 6 घंटे, यानी 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। अगर अर्थ यहाँ से चली है, यहाँ राउंड लगाया, यहाँ राउंड लगाया, यहाँ राउंड लगाया और वापस इस पोजीशन पर आई। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन ऑन इलिप्टिकल पाथ। ठीक है, PATH। द रिवोल्यूशन स्पीड ऑफ अर्थ इज 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड, देखो मैंने बोला और तुमने सुना, तब तक धरती 30 किलोमीटर आगे बढ़ गई है ना स्पीड धरती की। रिवोल्यूशन को अच्छी तरह से समझना हो तो एक लिंक मैंने अपनी इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। बच्चों वो एक्टिविटी आप घर में भी कर सकते हैं और अपने स्कूल में क्लास में भी कर सकते हैं, जो मैंने कराई थी, जिसमें रोटेशन और रिवोल्यूशन के बीच में अंतर को दिखा रखा है, उसे जरूर देख लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी मूवमेंट की। रिवोल्यूशन कॉजेज सीजन। आप कहेंगे कि दिनों रात तो मैडम ने बता दी है, बट सीजन्स कैसे बनते हैं ये तो नहीं बताया। तो सीजन्स बनते हैं रिवोल्यूशन के कारण। ठीक है। होता क्या है, हमारी धरती थोड़ी सी झुकी हुई है, झुकते झुकते धरती की 4 पोजीशंस ऐसी आती हैं, जिनमें से 2 पोजीशन ऐसी होती है जिसमें जो सूरज की रोशनी है उसके दोनों हेमिस्फेयर पे बराबर पड़ती है। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। तो ये आती है आपकी 21 मार्च और 22 या 23 सितंबर को। बट कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि धरती घूमते घूमते कुछ ऐसे हो जाती है कि इसका जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वह सूरज की तरफ ज़्यादा झुक जाता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा समय के लिए समर रहती है। और ये आपका देख रहे होंगे 20 से 22 जून ऐसा दिन होता है जब आपका लॉन्गेस्ट डे होता है। बिल्कुल इससे विपरीत होता है दिसंबर में, ठंड के महीने में साउदर्न जो हेमिस्फेयर होता है वो सूरज की रोशनी में ज़्यादा देर तक रहता है, इसलिए वहाँ पर जो है वो दिन का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाती है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में घट जाती है। इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दिन छोटे होने लगते हैं, सर्दियां आ जाती हैं और सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। और एक और बड़ी हैरानी की बात मैं बताती हूँ बच्चों, हम अपनी क्रिसमस मनाते हैं सर्दियों में, बट ऐसा ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया साउदर्न हेमिस्फेयर में है। हम हम सर्दियों में क्रिसमस मनाते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस के समय यानी 25 दिसंबर के समय भयंकर गर्मी होती है। तो सीजन चेंज का भी रहता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर में प्रभाव।
जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सीजन होता है बिल्कुल उससे उल्टा सीजन जो होता है हमारे नीचे के साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है। और ये आप छठी क्लास में और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। तो पॉइंट नंबर 16 क्या कहता है? ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट आर सेम एट इक्वेटर। ये मैंने आपको बता दिया। इक्वेटर का मतलब यह है इक्वल, तो यहाँ दिन और रात के जो घंटे होते हैं वो बराबर होते हैं। एंड दिस इज नोन एज इक्विनॉक्स। इसे हम क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स। क्या कहते हैं इन्हें हम? दोनों डेट्स को इक्विनॉक्स। द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट वेरी इन नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। ये मैंने कारण बता दिया, क्योंकि कई बार वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ ज्यादा झुक जाता है, कई बार साउदर्न हेमिस्फीयर झुक जाता है। एंड दिस इज नोन एज सॉलिस्टिट। ठीक है। और यहाँ हम बात करते हैं विंटर सॉलिस्टिट की, और यह है विंटर सॉलिस्टिट और यह है समर सॉलिस्टिट। ठीक है। सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात। ठीक है। अब हम धरती की मूवमेंट को थोड़ा और बेहतर समझेंगे। ये देखिए, यहाँ ऑटम है और स्प्रिंग है, जहां मैंने इक्विनॉक्स बताए थे। ठीक है। ये विंटर सॉलिस्टिट है, जैसे मैंने बताया था 21 से 22 दिसंबर। और समर सॉलिस्टिट है, और समर सॉलिस्टिट कब आता है? ये आता है 21 जून को। नाउ द अर्थ एक्चुअली टेक 365 डेज टू गो अराउंड द सन। अब हम समझ रहे हैं लीप ईयर क्या होता है। बट इन अ ईयर 365 डेज के साथ 6 घंटे होते हैं, तो आफ्टर एवरी 4 ईयर वी एड अ डे। क्यों? क्योंकि 6 घंटे जो होते हैं 24 घंटे का कितना हिस्सा है? 1/4। तो पहले साल 1/4 है, दूसरा साल 1/4 है, तीसरे साल भी 6 घंटे बचे, तो चौथे साल भी 6 घंटे बचे। तो 6 जब 4 बार आ गया, ये तो 24 घंटे हो गए बच्चों। 24 घंटे का होता है एक दिन। तो इसलिए जब 4 साल हो जाते हैं तो चौथे साल में हम फरवरी में एक दिन और जोड़ देते हैं। 28 के बनाए 29 दिन हो जाते हैं, और लीप ईयर वो वर्ष कहलाता है। एंड दिस ईयर इज नोन एज लीप ईयर एंड हैज 366 डेज। और यहाँ मैंने चर्चा करी इक्विनॉक्स, यानी दिन और रात बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। और विंटर सॉलिस्टिट होता है 22 दिसंबर, और समर सॉलिस्टिट होता है हमारा 21 जून। चैप्टर को बढ़ाते हुए हम कुछ और चर्चा करेंगे। तो यहाँ जो चित्र दिख रहा है, ये एक ऐसे व्यक्ति का है जिसने बताया था कि जो धरती है वो सूरज का चक्कर लगाती है, यानी रिवोल्यूशन के बारे में बताया था। आपको याद होगा मैंने पाइथागोरस बताया था। पाइथागोरस जो था उसने बताया था धरती गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। और कोपरनिकस ने ये बताया था कि धरती जो है वो सूरज का चक्कर लगाती है बाकी प्लैनेट्स के साथ। और कहाँ के निवासी थे ये? पोलिश प्रिंस थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन पिक्चर को देखिए, ये है रॉबर्ट पेरी। कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। और ये फर्स्ट पर्सन थे जो सबसे पहले नॉर्थ पोल पर पहुंचे थे। डेट याद कर लो, मेधावी में पूछी जा सकती है। 6 अप्रैल 1909 यानी 6 अप्रैल 1909 को ये पहुंचे थे उत्तरी ध्रुव पर। कपड़े देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव पर कितनी ठंड रही होगी। अब हम बात करते हैं साउथ पोल की। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि नॉर्वे पर्सन जिनका नाम था रोनाल्ड अमुंडसेन, ही रीच द साउथ पोल इन दिसंबर 1911। यानी जब 1909 में रॉबर्ट पेरी पहुंच गए थे, तो अमुंडसेन ने भी सोचा कि मैं भी क्यों ना जाऊं। अब नॉर्थ पोल तो वो फतेह कर चुके थे, तो उन्होंने कहा मैं क्यों ना साउथ पोल पे जाऊं। तो उन्होंने साउथ पोल अपनी टीम के साथ गए और वहां पर अपने देश का झंडा लहराया। अब हम इस स्लाइड में चर्चा करेंगे ग्लोब क्या होता है। ग्लोब कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्लोबस, जिसका मीनिंग होता है राउंड मास, गोल। ग्लोब होता क्या है? इट्स अ 3D मॉडल ऑफ अर्थ। क्योंकि जब आप ग्लोब पर हाथ फेरते हैं तो आपको उसकी ऊंचाई भी दिखती है। देखो आप ऊंचाई कैसे देखते हो? यहाँ पे देखो ग्लोब बल्ज किया हुआ है ना, बाहर की तरफ निकला हुआ है, यहाँ पे वो अंदर चला गया। तो ये 3D मॉडल हो गया। इट्स शोइंग डिफरेंट कंट्रीज, ओशंस, ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट, ओशंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। सबसे बड़ी बात क्या होती है ग्लोब की, कि ग्लोब पर जो धरती है हमारी एक्चुअल कैसे दिखती है, उसकी पोजीशन क्या है, कंट्रीज की पोजीशन क्या है, ये हमें साफ दिखाई देता है। चलिए इस चित्र को ध्यान से देखिए। जब ग्लोब की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ग्लोब भी आपको दिखाते हैं। तो जो फर्स्ट ग्लोब था ये करीब 500 साल पहले बना था, और इसमें नॉर्थ और साउथ अमेरिका दिखाई नहीं दिए थे। क्यों? क्योंकि इसकी खोज तो बाद में करी थी ना, जब कोलंबस निकला था यात्रा पे। याद आ रहा है? नहीं पता तो इस पार्ट को ध्यान से सुनो। जो आ गए हम कोलंबस के पास। क्रिस्टोफर कोलंबस सेल फॉर इंडिया, इंडिया के लिए निकला था। जानते हो क्रिस्टोफर कोलंबस की कहानी? ये देखो उसका मैप। ये यूरोप से निकला सेल करने के लिए कि मैं तो जा रहा हूँ इंडिया। और ये कहाँ गया? क्योंकि ये ईस्ट था और ये वेस्ट। उसने सोचा अगर मैं वेस्ट की ओर चलता जाऊंगा तो मैं इंडिया पहुंच जाऊंगा।
उसने बड़ी बड़ी गलती करी थी। क्या गलती करी थी कि वो चला तो सही, बट जहाँ वो आइलैंड आ गया उसने सोचा ये तो इंडिया आ गया, नाम दे दिया इंडीज। बाद में पता चला उसने खोजा है वेस्ट इंडीज। और दूसरी यात्रा भी उसने इसी में करी थी। 1492 में उसकी पहली यात्रा थी, फिर 93 में दूसरी थी, फिर 1502 में तीसरी करी और लास्ट यात्रा करी थी 1498 में। तो देखो भारत की खोज करते करते उसने किसकी खोज करी थी? उसने खोजे थे बहामास और जितने भी वेस्ट इंडीज के टापू हैं, द्वीप है, उनको खोजा था। अब हम एक और व्यक्ति की चर्चा करते हैं जिसे समुद्री यात्राएं करने का बहुत बहुत शौक था, और वो था मैगेलन। तो बेटा गूगल पर आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा कोलंबस का, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, वो कहानी को जरूर देख लेना। कोलंबस की कहानी को 200-300 लोगों से भी ज्यादा लेकर वो चला था, बट जब वो वापस अपने देश पहुंचा तो बहुत कम लोग रह गए थे। ऐसा ही एक और साहसिक व्यक्ति था मैगेलन, जो ये भी पुर्तगाल का था और ये यहाँ से चला था। देखो पुर्तगाल का चला था और ये यहाँ से साउथ अमेरिका के नीचे से होता हुआ, ये यहाँ से पैसिफिक ओशन से होता हुआ, देखो ये यहाँ फिलीपाइंस पहुंचा था। फिलीपाइंस में इसकी वहाँ के लोगों के साथ लड़ाई हो गई थी। बाद में कुछ लोगों को, इसके साथियों को इसे मार डाला गया था और इसकी शिप जो थी वो वापस पहुंची थी। ठीक है, अगर आप साल को ध्यान से देखेंगे तो 1519 में इसने अपनी पहली यात्रा शुरू करी थी, ये देखिए पूरे संसार की यात्रा। और 1521 में ये यहाँ पहुंचा था साउथ ईस्ट एशिया में, और यहाँ से होता हुआ वापस ये करीब 3 साल में, ठीक है, 1522 में ये पहुंचा था। अब ये देखिए 237 नाविकों को साथ लेकर चला था, बट रास्ते में क्योंकि समुद्र है, खाना पीना खत्म हो जाता है, तूफान आता है, द्वीप पर कई लोग होते हैं जो हमला कर देते हैं, तो इसके पास कितने, महज 18 ही लोग बचे थे। सोचो कहाँ 237 और कहाँ 18 जो सेलर वापस आए थे स्पेन में। It took 3 years to complete his sea voyage। तो यहाँ मैं एक लिंक दे दूंगी, उस लिंक पर जो वीडियो होगी उसे आप जरूर देख लेना मैगलन की। बच्चों ऐसे साहसिक कदम उठाने के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, साहस चाहिए, ताकत चाहिए, क्योंकि समुद्र में रहना आसान नहीं है। 1 महीने की यात्रा अलग बात होती है, 3 साल उसने लगाए समुद्र जहाजों पर। खाना खत्म हो जाता है, चूहे आ जाते हैं, प्लेग की बीमारी हो जाती है, मौसम के अनुसार चलना पड़ता है, समुद्र में तूफान आ जाते हैं, नैया डूब जाती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम समुद्री यात्रा करते हैं, और ये कोई साहसी व्यक्ति ही कर सकता है। तो वीडियो देखना भूलना मत। समुद्र की यात्राएं हो रही हैं तो वास्को डी गामा की बात भी कर लेते हैं। वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल से चला था और भारत पहुंचा था 1498 में। कहाँ पहुंचा था? कैलीकट में। देखो ये है उसकी समुद्री यात्रा, दिस इज कॉल्ड केप ऑफ गुड होप, और यहाँ से अफ्रीका से होता हुआ, जानते हैं ये वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहला यूरोपियन था जो कि भारत पहुंचा था। अभी तक जितना भी व्यापार होता था वो सिल्क रूट से होता था। आप ये अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे सिल्क रूट क्या है, ठीक है। तो वहाँ पर अरेबियंस का, अरब लोगों का कब्जा था, तो वो नहीं आने देते थे यूरोपियंस को। तो वास्को डी गामा ने पहला सी रूट निकाला था इंडिया पहुँचने का, और उसने करीब करीब 3 बार जो थी वो भारत तक पहुँचा था, वॉयज की थी, और भारत से बहुत सारा कीमती सामान, मसाले, काली मिर्च, ये सब लेके गया था। देखो अगर हम यहाँ पर चर्चा करें तो ये देखो, ये पुर्तगाल आपको दिख रहा होगा, ये पुर्तगाल है, यहाँ से ये चला था, ठीक है। यहाँ से होता हुआ ये देखो, ये केप ऑफ गुड होप है, यहाँ से होता हुआ ये यहाँ पहुंचा था कैलीकट में, दिस इज कैलीकट। और ये देख लीजिए कितना लंबा रास्ता है। ये वास्को डी गामा का रूट बता रही हूं मैं आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी तक हमने ग्लोब के ऊपर चर्चा करी, अब हम बात करते हैं मैप की। व्हाट इज मैप? मैप इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पार्ट ऑफ अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। अगर हम धरती का जो ग्लोब है उस पर जो कागज लगा हुआ है उसको काट ले और जमीन पर बिछा दे सपाट, तो वह एक सपाट चित्र बन जाएगा, है ना। उसमें कहीं ऊंचाई नहीं है, कहीं नीचाई नहीं है, तो एक सपाट प्रेजेंटेशन है पेपर पर, जिसे हम मैप कहते हैं। मैप आर यूजुअली ड्रॉन अप टू स्केल। हर मैप का एक स्केल होता है। आप अगर नक्शे में भी बाजार से लेंगे नक्शे, तो यहाँ पर कुछ आपको बॉक्सेस बने हुए दिखाई देंगे स्केल के, है ना। इन मैप ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो है
अगर मैप पर है तो वो एक्चुअल में सरफेस पर 1000 किलोमीटर का होता है। तो कई बार पूछ सकते हैं पेपर में कि अगर जो मैप है उसका जो स्केल है वो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर, तो 2000 किलोमीटर की दूरी कितने में दिखाएगी, तो वो आएगा आंसर 20 सेंटीमीटर। देखिए अब मैप पर क्या क्या होता है ये मैंने अभी चर्चा करी थी। ये है मैप का स्केल। यहाँ पे जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज होती है बेटा, उसको इस तरह से आप अपने नक्शे को ध्यान से देखना, इस तरह से दिखाई जाती है। स्टेट की बाउंड्री दिखाई जाती है, मेटल रोड है, अनमेटल रोड है, पाथ दिखाया जाता है, ब्रॉड गेज। रेलवे लाइन का अगर मैप हो तो मीटर गेज, नैरो गेज दिखाया जाता है। रिवर को इस तरह से दिखाया जाता है, टेम्पल है, फोर्ट है, टैंक अगर दिखाना हो, टाउन दिखाना, और जो कैपिटल होता है वो हमेशा मुख्य बिंदुओं से दिखाया जाता है। तो इस प्रकार कुछ मैप के स्केल्स और सिंबल हैं जो आपको पते होने चाहिए। ठीक है, मैप्स यूज सिंबल्स, जैसे मैंने बताया दीज आर सिंबल्स। और कलर्स, कलर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे ब्लू कलर होता है, डार्क ब्लू कलर है तो गहरा है, लाइट ब्लू कलर है तो उथला है, शैलो वाटर है, ग्रीन कलर है तो जमीन है, ब्राउन कलर है तो माउंटेन है या हिली एरिया। टू रिप्रेजेंट द फीचर ऑफ एन एरिया, अ पर्सन हु मेक मैप। कई बार पेपर में पूछ लेते हैं कि मैप बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कार्टोग्राफर। अब ये कई बार पेपर में पूछा जाता है, लिखने को भी आता है। डिफरेंस बताइए ग्लोब और मैप का, तो ये आप अच्छी तरह से नोट कर ले। ग्लोब जो होता है वो राउंड होता है, मैप फ्लैट होता है, नंबर 1। नंबर 2, ग्लोब इज द मॉडल ऑफ अर्थ, मैप इज द टॉप व्यू ऑफ एनी प्लेस। ग्लोब हेल्प अस इन लोकेटिंग द कंट्रीज ऑन अर्थ। ठीक है, मैप हेल्प अस टू फाइंड एनी प्लेस और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ग्लोब इज द ओनली ऑफ अर्थ, ग्लोब जो होता है वो सिर्फ धरती का ही होता है, बट मैप जो होता है वो किसी भी प्लेस का हो सकता है, दिल्ली का हो सकता है, अफ्रीका का हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया का हो सकता है, किसी भी देश का हो सकता है। ठीक है, ग्लोब कैन नॉट बी टेकन एनीवेयर इजीली, ग्लोब को आसानी से नहीं ले जा सकता, बट मैप को इट इज इजी टू कैरी मैप्स एनीवेयर। तो इसके साथ आज की वीडियो होती है समाप्त, और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बोले हैं ये सब आप अपनी कॉपी में उतारेंगे, और जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो है वो जरूर देख लेना बेटा। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।